गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सूरदास के पद के बारे में अभ्यास किया था। सूरदास के पद तो सबसे पहले हमने कवि परिचय लिया और उसके बाद दो पद दिए गए यहाँ पर। पहले पद में कवि अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देव की पूजा करना या अर्चना करना नहीं चाहते। उनका मन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानता है। वह अन्य देव की आराधना करना नहीं चाहते। इसके बारे में इसके उदाहरण के द्वारा हमें बताया था कि उनका मन क्यों अन्य देवों की आराधना करना नहीं चाहता। दूसरे पद में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति बाल स्वरूप, उनका बाल रूप यदि सूरदास को एक बार भी देखने के या उनके दर्शन हो जाए तो वह कभी 100 कल्प तक जीने की आशा नहीं रखते। यानी कि भगवान की अनुपम रूप के दर्शन की इच्छा उन्होंने दूसरे पद में व्यक्त की। यहाँ पर हमने देखा था कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अन्यत्र कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए, जैसे जहाज का पंछी उड़कर घूम फिर कर वापस जहाज पर आता है, उसी तरह सूरदास का मन भी अन्य देवों की आराधना करने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर वापस श्री कृष्ण पर आकर ही बैठता है, श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन होता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, भगवान श्री कृष्ण कमल नयन यानी कमल नयन, कमल जैसे नयन वाले भगवान श्री कृष्ण के महात्मा को यानी कि उनकी महिमा को छोड़कर वह अन्य देव की ओर क्यों जाए। परम गंगा को यदि जाता है तो वह वैसा ही होगा जैसा परम गंगा को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। गंगा जल अपने पास होते हुए भी प्यासा व्यक्ति कुआं खुदवाने का जो मूर्ख कार्य करता है, उसी तरह कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवों की आराधना करने के लिए जाना वैसी ही मूर्खता भरी बात है। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस मधुकर ने मेरे मन रूपी मधुकर ने यानी कि बौरे ने अंबुज रस चख लिया है, चाख्यो क्यों करील फल भावे, तो फिर मुझे करील का कंटीला पौधा करील मतलब उसका रस मुझे क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, सूरदास के प्रभु यानी कि भगवान श्री कृष्ण कामधेनु स्वरूप है, मन वांछित फल देने वाले हैं, तो फिर ऐसे प्रभु की भक्ति को छोड़कर मैं बकरी दुहाने क्यों जाऊँ, यानी कि अन्य देव की पूजा करने के लिए क्यों जाऊँ। इस तरह उन्होंने पहले पद में अपने अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। दूसरे पद में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है कि शोभित कर नवनीत लिए, कर एटले हाथ, तो नवनीत यानी कि मक्खन, हाथ में मक्खन लिए हुए, गुटुरन चलन रेणु तन मंडित, घुटन पर चलकर उनका शरीर कैसे चलने वाले और उनका शरीर धूल से खंडित मंडित है यानी कि सुशोभित है, पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, मुख पर दही का लेप किया हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि गाल, सुंदर गाल है, लोचन चंचल लोचन है, और गोरोचन तिलक दिए यानी कि उनके मस्तक पर पीला रंग का जो द्रव्य होता है तिलक करने का, उसे गोरोचन कहते हैं, तो वह गोरोचन का तिलक उनके बाल पर किया हुआ है। लट लटकीन मनु मत मधुपम की, बालों की जो लट है वह मुख पर लटकती है, कैसी दिख रही है, तो जैसे मधु यानी कि भौरा मदमस्त होकर यानी कि नशे में चूर होकर मदमस्त होकर जिस तरह घूमता है, उसी तरह उनकी जो लट है वह लट भी उनके मुख पर लटकती हुई मुख की शोभा को बढ़ा रही है।
कठुला कंठ व्रज केहरी नख, उनके गले में चांदी की चाकियों वाली माला पहनी हुई है। कठुला कंठ, कठुला चांदी की चाकियों वाली माला, और व्रज केहरी यानी कि केहरी नख यानी कि नख के बाघ के नाखून के आकार की एक दूसरा हार है जो उनकी छाती पर सुशोभित हो रहा है। तो कठुला कंठ व्रज केहरी नख राजत रुचि रही है, यानी कि उनके छाती पर वो हार बहुत सुशोभित हो रहा है, सुंदर दिख रहा है। धन्य सूर्य एको पल इही, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान का रूप यदि एक बार भी ऐसे भगवान के रूप का यदि एक बार भी दर्शन हो जाए तो यही सुख का सतकल्प जिए, तो फिर मुझे 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने के अनन्य रूप का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है, और कवि कहते हैं कि यदि ऐसे रूप का मुझे दर्शन हो जाए तो फिर मुझे सतकल्प, सत एटले 100 અને कल्प एटले 4,32,00,000 की अवधि, 4,32,00,000 समय की अवधि। तो कवि कहते हैं कि यदि भगवान के ऐसे मनोहर रूप का दर्शन हो जाए तो फिर मुझे 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि भगवान के दर्शन हो जाने पर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। तो इस तरह कवि ने यहाँ पर दोनों पद में, पहले पद में अनन्य भक्ति और दूसरे पद में भगवान के अनुपम रूप के दर्शन की अभिलाषा की है। अब हम उसके स्वाध्याय के बारे में देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये दोनों काव्य विस्तृत रूप से समझाए भी थे, और उसके जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे उसके अर्थ भी आपको लिखवाए थे। आज हम स्वाध्याय देखेंगे कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही वापस आता है। सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता। तो सूरदास के मधुकर ने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। सूरदास रूपी मधुकर ने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है, इसलिए उसे करील फल नहीं भाता। फिर बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है। तो बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। सूर धन्य क्यों हुए। तो उन्हें कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। कैसी दुर्लभ, तो हमने दूसरे पद में जैसा वर्णन किया है ना कि उनके मुख पर मक्खन का लेप है, उनके गुटुरन चलते हैं शरीर पर, यानी कि रेत से सुशोभित है, उनके हाथ में मुख पर दही लगा हुआ है, उनके सुंदर गाल है, लोचन चंचल है, माथे पर गोरोचन यानी कि सिर पर भाल पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। उनकी लटें उनकी मुख की शोभा को मादक भौरे की तरह मदमस्त होकर उनकी लटें मुख की शोभा बढ़ा रही है। गले में कठुला और केहरी नख धारण किया हुआ है जो अत्यंत सुशोभित या सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह ऐसे अनुपम रूप के दर्शन, यानी कि उन्हें कृष्ण की ऐसे दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं, इसलिए धन्य अपने आप को सूरदास धन्य मानते हैं। फिर तत्सम रूप यानी कि जो शब्द दूसरी भाषा में से हमारे हिंदी में उतर आए। दूसरी भाषा यानी कि संस्कृत है, फारसी है, अरबी है, ऐसी दूसरी भाषाओं में से जो शब्द हिंदी में उतर आए हैं, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे दूसरी भाषा में उसे लिखा जाता है, बोला जाता है, उसी तरह हिंदी में भी उसे बोला जाता है और लिखा जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो ऐसे तत्सम शब्द के यहाँ पर अर्थ देने यानी कि शिष्ट रूप देने। तो हिंदी में इसे तो अनत तो अन्यत्र, अनत तो अन्यत्र, पंछी तो पंखी, महात्म तो महिमा, पियासो यानी कि प्यासा, दूरमति यानी कि दुष्ट बुद्धि, दूरमति खराब बुद्धि वाला, और लट तो केश गुच्छ
केशगुच्छ, પછી मधुही तो मध्य और केहरी तो सी या केसरी। इस तरह तत्सम रूप आपको लिखने हैं। फिर समानार्थी शब्द है पक्षी तो खग, अंबुज तो जलज, अंबुज तो जलज, जलज। फिर कूप तो कुआ, मधुकर तो भौरा या भ्रमर, धेनु तो गाय, छेरी तो बकरी, नवनीत तो मक्खन, लोचन तो नयन, कंठ तो गला और नख तो नाखून। इस तरह आपको स्वाध्याय में तत्सम रूप लिखने हैं, समानार्थी शब्द लिखने हैं और जो 4 प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं वही लिखने हैं और काव्य का अच्छी तरह से पठन करना है, तैयार करना है। अब हम हिंदी में जो आप हिंदी में अब आपकी पेपर स्टाइल कैसी होगी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी कोई भी परीक्षा हो, पेपर स्टाइल एक ही प्रकार की रहेगी। फिर आपको पेपर स्टाइल में किस तरह लिखना है, किस तरह उत्तर लिखने हैं, कौन से प्रश्न होंगे, किस तरह के होंगे, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले विभाग ई। तो विभाग ई में गद्य विभाग यानी कि पाठ के प्रश्न, गद्य विभाग यानी कि पाठ के प्रश्न, पाठ आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 2 मार्क्स। रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न आपका होगा सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। इस तरह मैं इसलिए आपको पेपर स्टाइल बता रही हूँ कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। वैसे तो आप क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही तैयार करते रहेंगे, तो इसमें विधान सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ग्रामर में कौन से टॉपिक आएंगे ये सब आपको पता नहीं होगा तो आपको तैयारी करने में परेशानी या दिक्कत होगी। इसलिए आप यदि जान लेते हैं कि किस तरह हमें पेपर में किस तरह हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको तैयारी करने में आसान हो जाएगा। इसलिए आपको ये पेपर स्टाइल किस तरह की है तो वह आपको लिखना है। यदि आपकी नोटबुक में तो लिख भी सकते हो कि पहला प्रश्न है विभाग ए में गद्य विभाग पर आधारित, तो सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 2 मार्क्स। दूसरा प्रश्न सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए, तो इसमें भी 2 मार्क्स। आपको विकल्प दिए होंगे, उसमें से आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। फिर आपको परीक्षा में क्या करना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं तो पूरा प्रश्न लिखते हैं, यानी कि पहला विधान लिखते हैं, फिर उसका ए, बी और सी और डी जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे लिखते हैं, फिर उसमें टिक मार्क करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है तो पूरा पहले इस क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका जो उत्तर आता है वही लिखना है। बाकी के अन्य गलत उत्तर है उसे क्या करना है, छोड़ देना है। इस तरह आपको उत्तर लिखना है। फिर आगे प्रश्न नंबर 5 में एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके पूरे प्रश्न जितने भी प्रश्न है वह एक ही क्रम में होंगे। वह प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 क्रम में ही होंगे। जब आगे विभाग सी, डी होगा तब भी ये प्रश्न क्रमिक ही रहेंगे। उसमें आपका पहला विभाग खाली जगह, दूसरा विभाग भी रिक्त स्थान, तीसरा प्रश्न है विधान पूर्ण, चौथा भी विधान पूर्ण, 5वां प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपके 4 प्रश्न लिखने हैं, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो 4 प्रश्न लिखने हैं, उसके मार्क्स भी आपको 4 ही मिलेंगे। उसके बाद आगे निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए।
तो 2-3 वाक्य में जब उत्तर लिखना है तो वह 2 प्रश्न हैं और उसके मार्क्स 4 है, यानी कि एक प्रश्न के 2 मार्क है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि सविस्तार उत्तर। अब आपको इसमें क्या करना है, आपकी हिंदी की जो संदर्भ पुस्तक है उसमें आपको 2-3 वाक्य वाले जो प्रश्न है वो 1 और 2 लिटी में ही दिए हैं, वाक्यों में ही दिए हैं। तो आपको क्या करना है, पाठ के आधार पर उसे अपना विचार भी उसमें व्यक्त करना है, जिससे आपका प्रश्न 3-4 वाक्यों का हो जाएगा। आपको सिर्फ 1 वाक्य में या 2 वाक्य में 2 मार्क्स के जो प्रश्न है वह लिखने नहीं है, बल्कि अपने विचारों के आधार पर उसे थोड़ा बढ़ा कर, यानी कि बड़ा करके लिखना है। तो पूरा मार्क्स यदि आपको तब मिलता है जब आप अपने विचारों के साथ वह प्रश्न जिस तरह का पूछा गया उस तरह आप उसमें उत्तर दे दें। सिर्फ संदर्भ पुस्तक में 1 या 2 वाक्य में दिए हैं इतना आंसर लिखने पर आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे नहीं। इसलिए पाठ के आधार पर आपको समझना है कि इसमें 1-2 वाक्य और हम किस तरह बना सकते हैं, और फिर आपको उसका उत्तर 3-4 वाक्य में लिखना है। फिर 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए तो 8 मार्क्स है उसके, तो उसमें आपको 2 प्रश्न लिखने हैं और 1 प्रश्न आपको अथवा में दिया होगा, लेकिन जो 11वां नंबर का प्रश्न है वह तो लिखना ही कंपलसरी। फिर 12वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न दिए हैं, उसमें से आपको जो भी आता है वह दोनों में से 1 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि दोनों 12 नंबर के दोनों प्रश्न लिखकर 11वें नंबर का प्रश्न हमें छोड़ देना है। यदि आपने ऐसा किया तो आपको एक ही प्रश्न के मार्क्स मिलेंगे, दूसरे प्रश्न का मार्क्स मिलेगा नहीं। इसलिए ये खास याद रखना, जब भी एक ही क्रमांक पर 2 प्रश्न दिए गए हैं तो उसके ऑप्शन में ही वह दूसरा प्रश्न है, इसलिए आपको सोच समझ कर ये लिखना है। फिर आपको एक दूसरी बात याद रखनी है कि जब भी आप प्रश्न पत्र के उत्तर लिखना शुरू करते हैं तब विभाग ए की शुरुआत करते हैं यदि आप, तो विभाग ए के सारे प्रश्न आपको क्रमिक या क्रमबद्ध लिखने हैं, उसमें उलट पुलट करना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, तो पहले विभाग ए के प्रश्न नंबर 1 और 2 लिखते हैं, फिर बी में जाते हैं, बी में से 2 प्रश्न उठाकर आते हैं और वो लिखते हैं, फिर सी में जाते हैं, सी में से 1 प्रश्न उठाकर लेकर आते हैं और लिखते हैं, फिर वापस विभाग बी में जाते हैं तो 1 के प्रश्न बी में ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि आपने ऐसा किया तो मार्क्स आपको मिल भी सकते और नहीं भी मिलते। इसलिए आपको अपना जो प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र के आंसर बहुत ही अच्छी तरह से लिखने हैं, क्रमबद्ध लिखने हैं, विभागवार लिखने हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि मुझे विभाग ए के प्रश्न अच्छी तरह से नहीं आते तो आप उसे छोड़ सकते हैं, पहले आप विभाग बी की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपको बी भी नहीं लिखना तो और कोई विभाग लिखना है, सी या डी, तो लिख सकते हैं। लेकिन जो भी विभाग की शुरुआत करते हैं उसके सारे के सारे प्रश्न क्रम में आपको लिखकर ख़त्म करने हैं, उसके बाद ही नया विभाग शुरू करना है। पता चला कि आपको प्रश्न पत्र के आंसर किस तरह लिखने हैं, तो पूरा एक विभाग पूरा करके ही दूसरे विभाग में जाना है। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो आप उसकी जगह छोड़ सकते हैं, जब भी आपको याद आए बाद में, या फिर बाद में आपको जब टाइम मिलता है, आपको बचता है पूरा प्रश्न पत्र ख़त्म करने के बाद, तब भी आप उसे याद करके वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन जो छोड़ा हुआ प्रश्न जो आपको नहीं आता वह प्रश्न की आप उसका जहाँ भी क्रम आता है वही उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ दो और फिर आगे के प्रश्न लिखकर बाद में उसे याद आए तो लिखो। तो इस तरह आपको क्रमबद्ध प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यदि एक विभाग खत्म होने के बाद ही दूसरा विभाग शुरू करना है, और जब भी दूसरा विभाग शुरू करते हैं तो दूसरे विभाग में भी आप पूरा विभाग बी, विभाग सी ऐसा लिखो, उसकी सूचना लिखो। फिर अपने टूक में, आप मैं नहीं कहती कि पूरी सूचना लिखो, लेकिन
उसकी सूचना लिखने के बाद उसके प्रश्नों के आंसर यदि आप लिखेंगे तो परीक्षक को पता चलेगा कि आपके कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा है। क्योंकि कई बार बच्चों को आता नहीं है आंसर, तो वह क्या करते हैं, ऐसे वैसे जैसे तैसे लिख देते हैं, तो फिर पता ही नहीं चलता कि वह कौन से प्रश्न का उत्तर। इसलिए यदि आपने जो इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया है उसका क्रम भी लिखना है और सूचना भी लिखनी है, जिससे परीक्षक को पता चले। यदि उसे लगे कि वह प्रश्न के यह आंसर प्रश्न के रूप में यह आंसर इस प्रश्न का थोड़ा बहुत ठीक है, तो वह आपको मार्क्स दे सकता है। इसलिए आप अच्छी तरह से अपना प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने के लिए अब पूरी तरह विभागवार लिखने का प्रयास करें। विभाग बी में पद्य विभाग यानी कि काव्य आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 2 मार्क्स है उसमें। फिर काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, यानी कि आपको काव्य भी तैयार करना है, तो काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, 2 मार्क्स। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो 4 प्रश्न है और 4 मार्क्स है। यहाँ पर 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए तो 4 प्रश्न है और 4 मार्क्स है। 2 प्रश्न है और 4 मार्क्स है। फिर 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए तो 2 प्रश्न है और 8 मार्क्स है, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर लिखने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी 23 नंबर का जो प्रश्न है वो 2 दिए, 22 नंबर का प्रश्न आपको कंपलसरी लिखना है। 23 नंबर में 2 प्रश्न दिए हैं, उसमें से आपको किसी एक को ही चुनना है। इस तरह आपका विभाग ए और विभाग बी दोनों एक ही तरह के प्रश्न उसमें आते हैं। अब होगा विभाग सी, व्याकरण आधारित प्रश्न। व्याकरण आधारित प्रश्नों में आपको मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। आप काव्य पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं, तो इकाई में यानी कि गद्य में मुहावरे आते हैं। अब आपको जैसी सूचना दी है वैसा करना है। यदि आपको बताया गया है कि आप मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए, तो वाक्य का अर्थ भी मुहावरों का अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पर यदि आपको ऐसा लिखा है कि अर्थ लिखिए, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ग्रामर में होगा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 मार्क्स। फिर 2 मुहावरे आपको लिखने हैं और वाक्य में भी प्रयोग करना है। सिर्फ प्रयोग होगा तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, बल्कि आपने अर्थ लिखा होगा तो और वाक्य नहीं लिखा तो आधा मार्क्स मिल सकता है। लेकिन अकेले वाक्य का प्रयोग किया है और अर्थ नहीं दिया तो मार्क्स मिलते नहीं है। फिर कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी कहावतें हैं वह पाठ्य पुस्तक में पूछी गई आती है वही होगी, ऐसा कभी नहीं मानना। पाठ्य पुस्तक में हम जब कोई भी इकाई पढ़ते हैं उसमें कहावत आती है तो वही कहावत परीक्षा में भी होगी, ऐसा कभी मानना नहीं, क्योंकि यह प्रश्न कहावतों का है। कहीं से भी उठाकर यहाँ पर कहावत पूछ सकता है। और फिर वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें लिंग वचन के आधार पर क्रियापद है या नहीं, उसमें वर्तनी की गलतियाँ है कि नहीं, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखकर आपको वाक्य को फिर से शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ वाक्य शुद्ध होगा तो आपको उसे क्या करना है, भाषा की दृष्टि से शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, रघुवीर को एक लड़की हुई है, तो रघुवीर को के यहाँ एक लड़की हुई है, उसका उत्तर क्या होगा, रघुवीर के यहाँ एक लड़की हुई है। फिर उसे कितना आम चाहिए, तो कितना आम ना आवे, कितने आम चाहिए। इस तरह आपको वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करना है। फिर विरोधी शब्द लिखने हैं।
2 मार्क्स के। वाक्य सिद्ध कीजिए 2 मार्क्स, कहावतें 2 मार्क्स, मुहावरों के अर्थ 2 मार्क्स, फिर विरोधी शब्द भी 2 मार्क्स, और निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए तो वो भी 2 मार्क्स हैं। आगे निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स है, 2 प्रश्न होंगे। संधि को जोड़िए या छोड़िए। जिस तरह आप हिंदी गुजराती में संधि छोड़ते हैं जोड़ते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी जोड़ना और छोड़ना दोनों तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स है। भावाचक संज्ञा बताइए। मैंने आपको बताया था कि भावाचक संज्ञा किस तरह आपको परीक्षा में अलग करना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, तो सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है, असमानता से पीड़ित है। दूसरा प्रश्न है, जाने कब तक सच्चे होंगे, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के, सपने सबकी क्षमता के। यहाँ पर ऐसे 2 वाक्य आपको दिए गए होंगे, उसमें से आपको भावाचक संज्ञा बतानी है। तो आप उत्तर में सिर्फ क्या लिखना है, भावाचक संज्ञा, उसके प्रश्न का जो क्रम है उसे देकर हमें आंसर लिखना है असमानता। दूसरे में समता। पता चला आपको सिर्फ उत्तर लिखने हैं। इसी तरह आपको भावाचक संज्ञा को अलग करना है। फिर कर्तृवाचक संज्ञा बताइए, तो उसमें भी आपको वाक्य दिया होगा, उसमें से आपको कर्तृवाचक संज्ञा अलग करके आपको बतानी है, वो भी 2 मार्क्स। फिर विशेषण बताइए, तो उसमें भी आपको वाक्य पूरा दिया होगा, उसमें से आपको विशेषण खोजना है। फिर इस तरह यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है, तो उसके भी 2 मार्क्स है। फिर समास का प्रकार बताइए, समास दिए हुए हैं उसके प्रकार। अभी हमने समास आपको कौन से है किस तरह, लेकिन गुजराती में जो समास आते हैं वही हिंदी में है। इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे बाद में। तो आपको समास दिया हुआ है तो उसका प्रकार बताना है। यहाँ पर विग्रह करके प्रकार बताइए ऐसा लिखा है, तो आपको विग्रह करके प्रकार लिखना है। यदि ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ समास के नाम भी बताने हैं। इस तरह आपका पूरा विभाग सी, व्याकरण विभाग, इस तरह से आपको तैयार करना है। फिर विभाग डी में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पैराग्राफ पढ़ के लिखना है, यानी कि गद्यार्थ ग्रहण। आपको गद्यार्थ ग्रहण जो भी पैराग्राफ दिया है उसमें से आपको प्रश्न के उत्तर खोज कर लिखना है, जो प्रश्न दिए गए हैं उसके फिर विचार विस्तार है कि जो भी यहाँ पर पंक्ति दी है उसे अपने विचारों से उसे विस्तृत करके आपको लिखनी है। तो गद्यार्थ ग्रहण के विभाग डी में गद्यार्थ ग्रहण के 3 मार्क्स होंगे और विचार विस्तार के भी 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद होगा कहानी लेखन। तो कहानी लेखन जो है वह कहानी लेखन आपको मुद्दा उसमें जो दिया है उसके आधार पर सबसे पहले उसका शीर्षक, फिर उसमें विस्तृत रूप से कहानी, फिर बाद में सीख। इस तरह उस पूरी अच्छी तरह से और क्रमबद्ध रूप से लिखी हुई कहानी आपको लिखनी है। मुद्दा फिर से दोहराना नहीं या लिखना नहीं। उसके मार्क्स होंगे 3। कहानी लेखन के मार्क होंगे 3। फिर किसी विषय पर अहवाल, जो विषय दिया हुआ है उस विषय पर आपको अहवाल लिखना है, उसके भी 3 मार्क्स है। और अहवाल के अथवा में आपको पत्र लिखना है। पत्र में जो भी प्रश्न पत्र में एड्रेस दिया है वही एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस या आपका नाम लिखना नहीं है। तो अहवाल और पत्र लेखन दोनों और में होंगे, आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। फिर बाद में होगा
निबंध लेखन 6 मार्क्स। तो निबंध लेखन में जिस तरह यहाँ पर मुद्दे दिए हुए हैं उसी के आधार पर आपको लिखने हैं। इस तरह आपको पूरी पेपर स्टाइल समझ में आ गई होगी। अब आपको प्रश्न पत्र के आंसर किस तरह लिखने होंगे उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अच्छा, तो आप इस तरह से तैयारियां भी करना शुरू कर देंगे। ओके,